आधार है, जो बेसिस है, वो मसावात या समानता या इक्वालिटी के राइट में निहित है। लेकिन मसला यह है कि जो इक्वालिटी का आइडिया है वो चाहे एरिस्टोटल का आइडिया हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या दस्तूर या संविधान का आइडिया हो, उसमें इक्वालिटी पिछड़े और अगड़ी में नहीं होगी। जो समाज के पिछड़ा वर्ग है या दबे और कुचले हुए लोग हैं, और जो समाज में, अगर मैं सुभाषनी अली जी हैं यहाँ पे, मार्क्स की टर्मिनोलॉजी यूज कर लूं कि जो समाज में हैव्स हैं उनमें और हैव्स नॉट में इक्वालिटी नहीं होगी। हमारा अपना दस्तूर और संविधान ये कहता है कि समानता उन लोगों में होगी, मसावात उन लोगों में होगी जो एक से होंगे, यानी इक्वालिटी होगी अमंग्स द इक्वल्स। और जाहिर है कि ये हलाल खोर हैं या नट हैं या बढ़ई हैं या कलाल हैं, ये जो सैयद हैं और शेख हैं और पठान हैं, उनके इक्वल नहीं हैं। इसलिए लीगली स्पीकिंग भी इस बात की गुंजाइश मौजूद रहती है कि जो लोग एक से नहीं हैं उनमें आपस में इक्वालिटी नहीं होगी। और ये हमारे इक्वालिटी का प्रिंसिपल जिस तरह से संविधान में शामिल हुआ और जिसको हमारे जजेस ने जिस तरह उसको इंटरप्रेट किया, ये कई डिकेड्स हमने इसमें गुजार दी और हम ये कहते रहे कि साहब, लाइक्स आर टू बी ट्रीटेड अलाइक, अनलाइक्स आर नॉट टू बी ट्रीटेड अलाइक। जो असमान हैं उनमें समानता नहीं रखी जाएगी, जो समान हैं उनमें समानता होगी। पीपल हु आर इन द सेम सर्कमस्टांसेस, इन द सेम क्लास, इन द सेम ग्रुप, जो एक दायरे में मौजूद हैं, उस दायरे में जितने हैं, जैसे सारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे इशरत हुसैन साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं और वहां लॉ के बड़े प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर्स में इक्वालिटी होगी, सारे प्रोफेसर्स एक से माने जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर जो है वो हफ्ते में सिर्फ 6 क्लास पढ़ाएगा, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो 2 लाख होगी। और जो बेचारा असिस्टेंट प्रोफेसर है वो 18 क्लास पढ़ाएगा और उसकी सैलरी 50,000 या 60,000 होगी। और कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। तो मेन मसला यह है कि जो हम इक्वालिटी को जैसे समझते हैं कि लाइक्स आर टू बी ट्रीटेड अलाइक, अगर ये तसव्वुर होगा कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, तो फिर तो पसमानदा के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं होगा और कभी भी न्याय नहीं होगा। इसलिए ये इक्वालिटी का जो फलसफा है, ये फलसफा ही गलत है। इक्वालिटी का सही फलसफा फॉर्मल इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी का सही फलसफा ये है कि लोग अलग अलग होंगे, उनके वो अलग अलग डिफरेंसेस कानून में और दस्तूर में एक्नॉलेज किए जाएं और उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार किया जाए। ये सब्सटेंटिव इक्वालिटी का डॉक्ट्रिन है। मैं और आप एक नहीं हैं, हम अलग हैं। जैसे मर्द और औरतें अलग हैं लेकिन फिर भी इक्वल है, डिफरेंट बट इक्वल। तो सबसे पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं। अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ जुल्म किया वो ये कि हमारी जो समाज की डाइवर्सिटी और विभिन्नता थी उसको खत्म करके हमको ये समझाया कि सारे देश में एक ही तरह के हिंदू हैं या सारे देश में एक ही तरह के मुसलमान हैं। ये जो आइडिया होमोजिनिटी का है,
कि मलयाली मुसलमान और बिहारी मुसलमान और बंगाली मुसलमान एक हैं, ये बिल्कुल गलत आइडिया है। जैसे कि हिंदू एक तरह के नहीं हैं। जो आंध्र प्रदेश के हिंदू हैं उनकी अलग कस्टम्स हैं। वहां मामा से, सगे मामा से भांजी की शादी होती है। बिहार और हरियाणा और यूपी में नहीं हो सकती। गांव में हंगामा हो जाएगा अगर कोई मामा अपनी भांजी से शादी करे। लेकिन उन्होंने ये तस्वुर दे दिया और इस तस्वुर के नाते जो डाइवर्सिटी थी उसको ओवरलुक किया गया। ठीक कहा अली अनवर साहब ने, शायद आइडियली और थियोलॉजिकली ये बात सही हो सकती है कि शायद जितना बड़ा स्टेटमेंट इक्वालिटी के लिए इस्लाम ने किया उतना इस्लाम से पहले किसी लॉ ने नहीं किया या किसी मजहब ने नहीं किया। जो हजरत का खुतबा हज है कि किसी अरबी को, किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं और किसी गोरे को और किसी काले को कोई फजीलत हासिल नहीं। जाहिर है कि वो एक इक्वालिटी का स्टेटमेंट है। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरीके से हमारा इस्लामिक लॉ डेवलप हुआ हजरत के दुनिया से विसाल फरमाने के बाद, हम अपनी वो जो ट्रेडिशनल ट्राइबल सोसाइटी की इनइक्वालिटीज थी धीरे 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 करके सब ले आए। और हमारे समाज की न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि अरबों में भी ये कहना कि साहब सब एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, जैसे इकबाल ने कहा, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताज सभी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक हुए। ये महमूद गजनवी और उनके गुलाम अयाज का जिक्र है। यकीनन नमाज पढ़ी होगी जरूर दोनों ने साथ में, लेकिन क्या खाना भी खाते थे साथ? ये तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो है मस्जिद के अंदर वो इक्वालिटी जितनी देर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ के खड़े हुए, वैसे कई जगह पे नहीं भी है। तेलंगाना में मुझे आके कई ग्रुप्स ने बताया, जब मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही थी, कि उनकी बिरादरी का कोई इमाम बन गया तो उसके पीछे मुसलमानों ने नमाज पढ़ने से इनकार किया कि ये नीची जात का पसमानदा है और हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमने जो लॉ डेवलप किया उस लॉ में हजरत के बाद कोई 100-200 साल में जो आपका जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रहा है, जिसको आप मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं, उसमें आप कंसेप्ट ले आए कुफ का, कि शादी जो है वो अपने कुफ में होने चाहिए। और उसमें आपने कहा कि कुफ जो है वो बिरादरी है, और शादी करते वक्त देखो भाई कौन लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक डीन यहां तक कहते थे कि भाई हड्डी जरूर देखनी चाहिए जब मैं किसी लेक्चरर को अपॉइंट करूं। तो इस तरह ये पूरा समाज में जो बिरादरी या ट्राइब, ये पूरा कंसेप्ट जो है अरबों में भी आ गया और हिंदुस्तान में तो मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि तब्दीली मजहब से किसी भी समाज की बैकवर्डनेस खत्म नहीं होगी। अगर ये बात तस्लीम की जाए कि हिंदुस्तान में जो ज्यादातर मुसलमान हैं वो यहीं के रहने वाले थे और उन्होंने तब्दीली मजहब की, और मजहब तब्दील करने के बाद उनकी बैकवर्डनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है, तो फिर सिर्फ मजहब की बुनियाद पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन में मुसलमान दलितों को क्यों ना शामिल किया जाए, और क्यों सुप्रीम कोर्ट उस पेटिशन पर हियरिंग करने से कतराती। बात कही जाती है कि साहब तब्दीली मजहब के बाद फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा हो गया, इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं, ज्यादातर लोगों का अच्छा नहीं होता।
अलीगढ़ में मेरे एक टीचर थे, वो भी अपने आप को कुंवर कहते थे, हम राजपूत हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा जब मैं तालिब इल्म था कि आपकी फैमिली कब कन्वर्ट हुई? बोले 900 साल पहले। 900 साल पहले कन्वर्ट हुई, तब से लेके वो अब तक राजपूत चले आ रहे। अली अनवर साहब ने अपनी किताब में लिखा है खुद कि कितनी ऐसी मुसलमानों की बिरादरियां हैं जो हिंदू भी हैं, उसी बिरादरी के, उसी ऑक्यूपेशन के काम करने वाले, जो शेड्यूल कास्ट हैं, और मुसलमान हैं वो बड़ी मुश्किल से ओबीसी में शामिल हो पाए। बहुत अच्छी चीज लिखी पेज नंबर 81 पे बक्खो कम्युनिटी के बारे में, और ये बताता है कि कितना महान देश है हमारा, कि ये वो लोग हैं, ये वो बिरादरी है जो किसी के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, और जाहिर है कि हम लोग जो हैं बहुत ही एंटी वेमेन हैं, तो बच्चा पैदा होने में सेलिब्रेशन सिर्फ बेटे के होने में होता है, बेटियों के यहाँ होने में नहीं होता। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि अपने बारे में भी और अपने दोस्तों के यहाँ जब विलादत हुई, और जाहिर है कि ज़्यादातर विलादत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में हुई, तो मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं। अगर गायनिकोलॉजिस्ट ही बाहर निकल के आपको बताती है, मतलब आपकी बेगम साहब अंदर गई हुई हैं लेबर में, ऑपरेशन थिएटर में, बच्चे की जैसे ही रोने की आवाज आई और अगर कोई नर्स बाहर निकल के आई तो समझ लें बेटा हुआ है, क्योंकि वो आते ही कहेगी बेटा हुआ। और अगर कोई नहीं आया आधे घंटे तक, तो वो लास्ट में बेचारी गायनिकोलॉजिस्ट आएगी और वो आपको बड़ी कंसोल करती हुई कहेगी लक्ष्मी आई है, चांद सी बेटी आई है। बेटे के लिए बेटा इनफ है, लेकिन यहां जरा सा कुछ बड़ी खूबसूरत बच्ची है। ये जो सवाल पूरे पसमानदा मूवमेंट ने रेस किया है, और वो जाहिर है कि वो सवाल भागीदारी का है, वो बैकवर्डनेस का है। जो एग्जाम्पल बक्खो कम्युनिटी की है, और 1901 की जनगणना में उन्हें आइडेंटिफाई किया गया एज दैट कम्युनिटी। और कैसी अच्छी बात है कि वो हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा हो, और मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बच्चा जो है वो बेटा होगा, तभी ये जाके गाना वाना गाते होंगे, तभी पैसे मिलते होंगे। तो जब हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो जाके कहते हैं आ तो ललना कि सारी अयोध्या लगे सूनी एक ललना बिना। और जब यही लोग जो कि मुसलमान है बेसिकली, जब किसी मुसलमान के यहाँ बच्चा होगा वहां जाएंगे तो कहेंगे अजीज जिए मेरे नबी रसूल कि अल्लाह ने मुझे बेटा दिया। जब कास्ट आपके यहाँ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो वो ऑक्यूपेशन चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, वो रेलिवेंट नहीं है, वो ऑक्यूपेशन रेलिवेंट है। और उस ऑक्यूपेशन के बिना जो एक ग्रुप के साथ लॉ करे वही दूसरे ग्रुप के साथ करे। एक और अच्छी एग्जाम्पल अली अनवर साहब ने किताब में लिखी कि बहुत सी मुस्लिम कम्युनिटीज और बिरादरियां हिंदू नाम रखती। जैसे मैंने कहा कि ये अंग्रेजों का बड़ा जुल्म था कि उन्होंने कह दिया कि सारे मुसलमान एक तरह के हैं। हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान हैं जो 10 इनकारनेशंस ऑफ विष्णु को मानते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान हैं जो अभी तक शास्त्रिक हिंदू लॉ से, अनरिफॉर्म शास्त्रिक हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। यानी हिंदू उनसे गवर्न नहीं होते, लेकिन मुसलमान अभी तक शास्त्रिक हिंदू लॉ मान रहे हैं, और अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं देते प्रॉपर्टी। यही वजह है वैसे मानने की खास कि बेटियों को डिनाई करे। तो ये जो नट कम्युनिटी है, और सही है, हम सबने बचपन में देखा है, नट आते हैं वो हिंदू नाम रख लेते हैं, और वो हिंदू नाम इसीलिए रख लेते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल कास्ट में नाम आ जाए। तो एक तरह की बेईमानी हो रही है, उस बेईमानी को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हिंदू नट अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। मैं समझता हूं कि मुस्लिम नटों को भी अनुसूचित जनजाति में
शामिल किया जाना चाहिए। देश का संविधान जब ये कहता है कि मजहब के बिना पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हमने 1951 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट किया, दलित सिखों को उसमें शामिल किया, बुद्धिस्ट को उसमें शामिल किया, तो हमें वो संशोधन करके उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दलित मुसलमानों को, और ख़ास तौर से जब हम पसमानदा के बारे में बार बार बात कर रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इकरार कर रहे हैं कि ये पिछड़े, तो जो बाकी पिछड़ों के साथ हमने किया है वो इनके साथ भी होना चाहिए। मैं अली अनवर साहब की इस बात से मुत्तफिक हूं कि देखिए, अल्टीमेटली कहते हैं कि जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। तो अल्टीमेटली कोई फॉर ग्रांटेड ले किसी को भी, ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप एक बड़े प्रेशर ग्रुप में माइनॉरिटी होना, उन्होंने कहा कि इससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, मैं जरा इससे एग्री नहीं करता हूं। माइनॉरिटी होना कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक है। संविधान ने कहा है कि देश में मजहब के बिना पर भी अक़लियतें हैं, अल्पसंख्यक हैं, और ज्यादातर इस देश में भाषा की बुनियाद पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं। जो अधिकार रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं वही अधिकार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के हैं। अगर पटना में कोई तमिल या मलयाली या कन्नड़ या तेलुगु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होगा तो वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ही होगा, चाहे उसको एस्टेब्लिश करने वाला कोई तमिल ब्राह्मण हो। अधिकार उनके बराबर है। मैं समझता हूं कि संविधान की और समानता की लड़ाई में हमको अली अनवर साहब के नेतृत्व पर भरोसा है, और उन्होंने सही कहा कि मार्केट में कुछ नए लोग भी आ गए हैं जिनके जरा क्रेडेंशियल्स सस्पेक्ट हैं। मेन बात यह है कि पहले तो मुसलमान ये समझें और ये एक्नॉलेज करें कि उनके यहाँ भी कास्ट सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी की लीडरशिप ने इस फैक्ट को डिनाई करके कि मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है, इम्तियाज अहमद साहब बेचारे चले गए दुनिया से, उन्होंने तो कई वॉल्यूम किताब लिख दी, कास्ट सिस्टम्स अमंग्स मुस्लिम्स, डॉक्यूमेंटेड है, मंडल कमीशन में लिखा हुआ है कि ये मुसलमान बिरादरियां ओबीसी हैं। अली अनवर साहब ने किताब में पूरी टेबल बना दी है, सेंट्रल लिस्ट में ये हैं, बिहार की लिस्ट में ये हैं। मैं समझता हूं इस फैक्ट से हमको कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों में भी जो कास्ट सिस्टम है वो उसी तरह का ऑलमोस्ट है जैसा हमारे बहुसंख्यक समाज में है। हो सकता है उसकी उतनी रिलीजियस सैंक्टिटी ना हो जितनी मनुस्मृति में है, या उस जैसी कोई बुक मुसलमानों में ना हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो समाज है उसमें नहीं है। अक्सर चीजें ये होती हैं कि लॉ कुछ होता है और समाज में कुछ होता है। लॉ तो हमारे सारे औरतों के पक्ष में बने हुए हैं, लेकिन आपको मालूम है कि हर 4 मिनट में कोई ना कोई औरत इंडिया में इन लॉज द्वारा अब्यूज की जाती है। हर 24 घंटे में लॉ यह है कि कोई डाउरी नहीं ली जाएगी, लेकिन हर 24 घंटे में 19 औरतें मार दी जाती हैं डाउरी के लिए। हर 16-17 मिनट में लॉ बहुत सख्त है बलात्कार के विरुद्ध, लेकिन देश में बलात्कार होता है, यानी हर घंटे में 3 या 4 बलात्कार होते हैं। जो समाज की रियलिटी है उससे मुंह मोड़ना या मुंह फेरना या इनकार करना अपने को धोखा देना है। हमारे समाज में कास्ट किताब लिखी है ताराचंद ने, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, इसी तरह इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर है ऑन इस्लाम। तो हमारे यहाँ वो कास्ट सिस्टम है, हम उसे एक्नॉलेज करें
और ये अच्छी बात है कि अब जमीयतुल उलमा हिंद ने उसको एक्नॉलेज कर लिया है और उलेमा में कुछ बेदारी आ रही है। अपने समाज में इक्वालिटी लाने के लिए जो अनइक्वल्स हैं उनको ऊपर उठाना पड़ता है। पूरे अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन पॉलिसी का फलसफा ये है कि आपके समाज में अगर कोई यहां है और कोई यहां है तो जो यहां वाला है उसको उठा के यहां लाना है। इस स्कीम का नाम रिजर्वेशन है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक समाज में आपको समानता का जो आदर्श है उसको आप नहीं पा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।